नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इसरो नए नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहा है। पिछले ही महीने सफलतापूर्वक चंद्रयान में लैंडिंग करवाई गई और वहाँ पर सारे जो भी उपकरण वहाँ काम कर रहे हैं उन्होंने अपने सैंपल्स भेजने भी शुरू कर दिए हैं। ठीक है, सैंपल से मेरा मतलब वहाँ की इन्फॉर्मेशंस। और आज 2 सितंबर 2023 में इतिहास के पन्नों में नाम फिर से दर्ज हो गया भारत के इसरो का। और पहला इन्होंने एक सोलर मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है आदित्य L1, जिसके लिए सभी को बधाइयाँ। आज का हमारा लेक्चर इसी पे बेस है कि आदित्य L1 में ये जो L1 जो चीज़ है ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो फिलहाल ब्रीफ में हम देख लेते हैं कि आज हम चर्चा किस पे करने वाले हैं। L1 मिशन के बारे में, आदित्य L1 मिशन, इसका एक डायग्राम दिखाया गया है, उसमें समझने की कोशिश करेंगे। लैग्रांजे पॉइंट्स क्या होते हैं, दरअसल यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी में जो सिविल सर्विस का एग्जाम है GS3, उसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। वो डिफरेंट 7 पेलोड्स जो अपने फंक्शंस वहाँ पर करेंगे और सन के एटमॉस्फेयर की स्टडी करेंगे, उनके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन। और द डिफरेंट लेवल ऑफ स्टेबिलिटीज ऑफ लैग्रांजे पॉइंट इन द स्पेस, स्पेस में कितने लैग्रांजे पॉइंट्स अब तक खोजे गए हैं और उन्हीं के स्टेबिलिटीज़ के बारे में हम पता करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो एक ब्रीफ सी चर्चा कि अबाउट आदित्य L1 मिशन। ये इंडिया का इसरो द्वारा लॉन्च किया गया पहला सोलर मिशन है, अर्थात सौर मिशन। लॉन्चिंग डेट आपको याद रहेगी। पर्पस क्या है, टू स्टडी द सोलर एटमॉस्फेयर। ठीक है, सूर्य के एटमॉस्फेयर की स्टडी करनी है इस मिशन के द्वारा। लॉन्चिंग मास कितना है, 1475 kg, और जो पेलोड लेके जा रहा है वो 244 kg का है। लॉन्चिंग साइट आपको पता ही है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, और जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया है उसका नाम है PSLV-X। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं, आदित्य प्रोब विल बी स्टैब्लिश एट अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एट पॉइंट L1, दैट इज लैग्रांजे पॉइंट। ये जो मिशन आज लॉन्च किया गया है, आदित्य L1 मिशन, ये अर्थ से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर जाकर स्टैब्लिश होगा। ये वो पॉइंट है जहां पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स और सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें एक खास किस्म का इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल स्टडी द सोलर एटमॉस्फेयर, सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म्स एंड इट्स इम्पैक्ट ओवर द अर्थ एटमॉस्फेयर। क्या काम करेगा ये? सोलर यानी कि सन का जो वायुमंडल है उसकी स्टडी करेगा, उसमें उत्पन्न होने वाले मैग्नेटिक स्टॉर्म्स यानी कि चुंबकीय जो तूफान उत्पन्न होते हैं वो, और उन सब का अर्थ के एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब की स्टडी ये करेगा। ठीक, मिशन का जो ड्यूरेशन है वो रखा गया है 5.2 ईयर्स का, लगभग 5.2 साल तक ये वहीं पर स्थापित रहेगा। और जो जो जानकारी इकट्ठा हो सकती है वो इसरो को भेजेगा और इसरो के द्वारा हम सबको ये जानकारी पता चलती रहेगी। ठीक है, ये रहा वो डायग्राम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप दिख रहे होंगे 5 पॉइंट्स। एक का नाम है L3, L4, L2, L5, और ये रहा L1 जहां पर आदित्य मिशन इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो ये सन मान लीजिए, ये अर्थ मान लीजिए, और ये जो L1 जो पॉइंट है ये दूरी मान लीजिए 1.5 मिलियन किलोमीटर्स, जो अर्थ से तो बहुत दूर नहीं है लेकिन सन से अभी भी बहुत दूर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो प्रोब हम भेज रहे हैं उसको हमको सन पे लैंड करवाना है चंद्रयान मिशन की तरह। जी नहीं, ये एक लैंड करने वाला मिशन नहीं है। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से काफ़ी दूर पे जाकर स्टैब्लिश होगा और सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा, इसलिए इतनी दूरी रखी गई है। ठीक है, सन की सतह पर क्या क्या चीज़ें होती हैं इन सब की स्टडी करेगा। दरअसल अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, मेंटल, कोर और क्रस्ट, इसी तरीके से सन का भी अपना स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, उसका भी कोर है अंदर से। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि इसकी सतह के भी अलग अलग नाम है। एक कन्वेक्शन बेल्ट यहाँ भी है, तो हमको दिखाई देता है वो क्या है, फोटोस्फेयर। ठीक है, तो इसकी सतह पर होने वाले जो जो भी चेंजेस हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के होने की वजह से, उन सब की स्टडी करेगा। ये बात आपको पता ही होगी कि सन जो है ये एक एवरेज साइज स्टार है और इसकी जो एनर्जी का जो सोर्स है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है, जिसकी एक छोटी सी रिएक्शन है 1H2 + 1H3 = 2He4, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम आपस में मिलते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका निर्माण करते हैं? एक हैवी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि 1H2
प्लस 1H3 गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस He4, और इसी को कहा गया है क्या, न्यूक्लियर रिएक्शन, जो सन और स्टार्स में होती है। तो दो हाइड्रोजन एटम कंबाइंड हो रहे हैं एक साथ एक हैवी न्यूक्लियस को बनाने के लिए, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन ऑल्सो, और यही बेस है किसका, हाइड्रोजन बॉम्ब का। तो प्राकृतिक रूप से तो ये स्टार और सन्स में होता ही है, और यही हमारे लिए क्या है, एनर्जी का सोर्स है, जिसकी वजह से सन अर्थ के एटमॉस्फेयर तक एनर्जी पहुंचती है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव। ठीक है, तो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस हैं जो सन से आती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वो कैसी हैं, शॉर्ट वेव। लेकिन जो रेडिएशंस क्रिएट होती है अर्थ के सरफेस से ऑब्जर्व होने के बाद, उसको हम कहते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन, और उसी की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम ज्योग्राफी में समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं इसमें, ये व्हाट आर लैग्रेंजेस पॉइंट्स। ये L1, L2, L3, L4, L5 क्या हैं। तो L1, L2, L3 तो लगभग सिमिलर पॉइंट्स हैं, लेकिन L4 और L5 थोड़े से अलग हैं। कैसे, देखते हैं। पहले तो इन पॉइंट्स की जो डिस्कवरी है वो करी है दो लोगों ने करी है वैसे, लियोनार्ड यूलर ने और जोसेफ लुईस लैग्रांजे ने। तो लैग्रांजे ने ही खोज करी है, तो उन्हीं के नाम पे लैग्रांजे पॉइंट्स पड़ गए। दीज पॉइंट्स आर स्टेबल बिकॉज ऑफ द यूनिक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग एट दीज पॉइंट्स। ये पॉइंट्स इस प्रकार से यूनिक हैं क्योंकि यहाँ पर एक खास किस्म का इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है दो ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच का। तो ये सबसे स्टेबल पॉइंट माने गए हैं स्पेस में, जहाँ पर हम इस तरह के मिशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट्स हैं, जो मतलब इस हमारी चर्चा का क्या है, आधार है। आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले मैं इस पॉइंट्स को आगे बढ़ाऊं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से पेलोड्स हैं जो आदित्य L1 मिशन में अटैच किए गए हैं, और उनके नाम क्या हैं और उनका काम क्या है। इनकी संख्या कितनी है, 7। शॉर्ट में देखते हैं। VELC दैट इज विजिबल एमिशन लाइन कॉर्नोग्राफ, इसका काम कोरोना की इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी से है। ठीक है, ये अपने फंक्शंस इस तरीके से करेगा। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, CUT इसका शॉर्ट फॉर्म है, फोटोस्फेयर एंड क्रोमोस्फेयर। ये जो फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर हैं ये सन के ही पार्ट हैं, इनकी स्टडी करेगा। इसी तरीके से सोलैक्सिस, HAL1 OS हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, आस्पेक्स इसका शॉर्ट फॉर्म है, सोलर विंड्स जो क्रिएट होते हैं सन के सरफेस पे उसकी स्टडी करने के लिए। पापा शॉर्ट फॉर्म है किसका, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ठीक हो गया। और एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, ये इन सीटू मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। इन सीटू का मतलब होता है यथावत उसी स्थान पर बने रहकर। ठीक, तो ये 7 पेलोड्स हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस हैं, और ये अपनी तरीके से स्टडी करके इसरो को भेजेंगे, और इसरो के द्वारा पूरी दुनिया को पता चलेगा। ठीक, अब वापस आते हैं हमने दोबारा उसी पॉइंट पर, स्टेबिलिटी ऑफ द लैग्रांजे पॉइंट्स। तो इसमें देखिए 3 पॉइंट्स को समझना काफ़ी ज़रूरी है। एक तो है ग्रेविटेशनल बैलेंस, जो मान लीजिए कि 2 बॉडीज़ हैं, है ना। इस केस में क्या है, एक अर्थ एक हेवनली बॉडी है, और दूसरा क्या है, सन है। सन एक बहुत मासिव एक हेवनली बॉडी है, पृथ्वी से नामालूम कितने गुना बड़ी। ऐसा बताया था कि 1.3 मिलियन पृथ्वी में समा सकती हैं, इतना बड़ा है। तो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो एक सीमित दूरी तक होगा, लेकिन जो सन का जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो काफ़ी ज़्यादा दूरी तक का होगा। तो अगर सन और अर्थ का साइज बराबर होता है ना, अगर सन और अर्थ का साइज बराबर होता तो उस केस में दोनों के डिस्टेंस अगर बीच में है, जैसे ये हो गया और एक ये हो गया, तो यहां पर ठीक बीचों बीच यहां पर क्या क्रिएट हो जाता, एक L1 पॉइंट क्रिएट हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है, सन का साइज काफ़ी बड़ा है, सन का ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत दूर तक होगा पृथ्वी की तुलना में। तो ये जो पॉइंट क्रिएट किया गया यहाँ पर किया गया है, इसलिए L1 यहाँ पे बनेगा, और यहीं पर हमको आदित्य मिशन को स्टैब्लिश करना है। तो देखिए, एट लैग्रांजे पॉइंट द ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम 2 लार्जर बॉडीज इसेंशियली कैंसल्स आउट ईच अदर। इस बिंदु पर होता क्या है कि इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है और पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, वहां पर अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और एक स्टेबिलिटी वाली कंडीशन को क्रिएट करते होंगे। ठीक, सो एन ऑब्जेक्ट एट अ लैग्रांजे पॉइंट, ऑब्जेक्ट एट अ लैग्रांजे पॉइंट का मतलब यहाँ पर क्या है कि जिस पॉइंट पे हम आदित्य L1 को स्टैब्लिश करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर ये है, experiences a net gravitational force towards the point, but this force is much weaker than the gravitational forces pulling it towards the larger bodies.
कहने का मतलब ये है कि इस L1 पॉइंट में ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन बहुत ही वीक होगा, बहुत ही कमज़ोर होगा, यानी कि एक खास किस्म की स्टेबिलिटी वहाँ पर देखी जा सकती है, ठीक, L1 पे। तो वहाँ पर इस मिशन को इस्टेब्लिश किया जा सकना आसान है, ठीक, ओके। ये है इसका मतलब। एक फिगर ये भी है, ये रही अर्थ, ये रहा सन। आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में नहीं है। L1 इसके नज़दीक दिख रहा है आपको और सन काफ़ी दूरी पे है, ठीक है। यहीं पर हमको इस्टेब्लिश करना है आदित्य L1 मिशन को, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं L5, L4, L2, L3, ये भी लैग्रांजे पॉइंट्स ही हैं, ठीक है ना। दूसरा जो पॉइंट हमको डिस्कस करना है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो बाहर लगने वाले फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, यानी कि अपकेंद्री बल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप झूले में बैठे हैं तो जो सबसे साइड में बैठा होगा, या कह सकते हैं कि बस में बैठे हैं और वो बस अगर टर्न ले रही है तो सबसे साइड में बैठा वाला जो खिड़की में होगा वो बाहर की तरफ जाएगा। तो अर्थ का रोटेशन भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करता है टूवर्ड्स आउटवर्ड। देखते हैं तो टू लार्जर बॉडीज इज ऑल्सो इन रोटेशन एंड हैंस क्रिएट्स अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सन भी रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है, लेकिन हमारे रेस्पेक्ट में वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। और हम रिवॉल्व कर रहे हैं सन के चारों तरफ, ये बात पक्की है। क्रिएट्स अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसको उत्पन्न करता है? अपकेंद्री बल को। एंड इट ऑल्सो एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट एट लैग्रांजे पॉइंट। लैग्रांजे पॉइंट पे हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर स्टैब्लिश कर दें तो वहां भी ये फोर्स काम करता है, ठीक। दिस फोर्स पुशेस ऑब्जेक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोटेशन। सीधी सी बात है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा? बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स है, और यहां भी वो फोर्स काम कर रहा है। तीसरा जो पॉइंट हमको समझने जैसा वो है इक्विलिब्रियम, यानी कि वो जो बैलेंस वाली स्थिति है एक पॉइंट पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक, यानी कि बराबर वाली स्थिति। सो एट दिस पॉइंट एन ऑब्जेक्ट कैन स्टे रिलेटिवली फिक्स्ड। इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दें, इस्टेब्लिश कर दें, तो काफ़ी हद तक वहाँ पर फिक्स रहेगा। छोटा सा डेविएशन भी अगर वहाँ पर हो जाए, अगर हलचल हो ही जाए, तो भी वो दोबारा वहाँ पर आकर फिक्स हो सकता है। इसीलिए इस पॉइंट पे ही रखा जाएगा उसको। फ्रॉम दिस पॉइंट वुड रिजल्ट इन अ फोर्स पुशिंग द ऑब्जेक्ट बैक इनटू द इक्विलिब्रियम स्टेट्स। कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैंने भी आपसे कहा, कि अगर किसी खास वजह से वो ऑब्जेक्ट अगर वहाँ से हिलडुल भी जाता है तो दोबारा वहाँ पर फिर से स्टैब्लिश हो जाएगा। तो ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट क्रिएट करने वाली स्थिति बन जाएगी, ठीक है। और वो प्रोब वहाँ पर रहते हुए काफ़ी स्टडी लंबे समय तक कर सकता है। आगे देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन है इसका, डिफरेंट लेवल ऑफ स्टेबिलिटीज एट L1, L2, L3, L4 एंड L5। देखिए, मैंने अभी शुरुआत में ही कह दिया था कि L1, L2 और L3 ये ऐसे पॉइंट्स हैं अमंग, देखो लैग्रांजे पॉइंट होने को तो एक पॉइंट है, लेकिन इसकी भी कई सारी स्टेबिलिटी लेवल हैं। तो इसमें L1, L2, L3 उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं किसकी तुलना में? L4 और L5 के। Among all Lagrange points, L1, L2 and N3 are the most unstable points, and those missions which establish at these points require constant monitoring। सीधी सी बात, इन पॉइंट्स पे अगर कोई भी मिशन इस्टेब्लिश किया जाएगा तो उसकी लगातार निगरानी करनी जरूरी है। अर्थात इसरो को लगातार इस पर अपनी निगरानी करनी होगी कि हमारा जो प्रोब भेजा गया है वो सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं। तो L1, L2, L3 तीन क्लासिफिकेशन है लैग्रांजे पॉइंट के, जो इसकी तुलना में कम स्टेबल है, ठीक। दीज पॉइंट्स आर स्टेबल, यानी कि L4 एंड L5, एंड इवन स्लाइट डेविएशन अवे फ्रॉम दिस पॉइंट इट रिस्टोर्स एंड ऑब्जेक्ट टू दीज पॉइंट्स। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट कहीं दूर खिसक जाता है तो दोबारा फिर से वहाँ पर रिस्टोर हो सकता है, वो यहाँ भी सकता है, लेकिन इसकी तुलना में ये ज़्यादा क्या है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हैं लैग्रांजे पॉइंट्स के 5 डिफरेंट लेवल्स। तो इस तरीके से ये जो लेक्चर आपने सुना आदित्य L1 मिशन के बारे में, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। लेकिन ये जो मैं आपको जो लेक्चर बता रहा हूँ ये काफ़ी नहीं है, ठीक है। इसके संबंध में जो जो जानकारी इकट्ठा की जा सकती है वो आप अपने स्तर से भी कीजिए,
ठीक है, क्योंकि जो पेलोड्स हैं उन सभी के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको सही लगा होगा और फिर से आप सभी लोगों को बधाइयाँ इसरो की सफलतापूर्वक लॉन्च के लिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और अपनी स्टडीज़ भी करते रहिए। ओके, टेक केयर, बाय।